नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे मॉनसून्स की, जहां पर अब तक पूरे भारत में 8% अबव नॉर्मल मॉनसून्स हैं। लेकिन साथ ही साथ यहां पर ला नीना को लेकर कुछ अनसर्टनिटीज हैं। क्या है डिटेल्स, जानेंगे वो। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर भावों में जिस तरह की उठापटक है उससे मांग में हमने थोड़ी सी यहां पर डिक्लाइन आते हुए देखी है। साथ ही साथ डायमंड्स का अब यहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि GS7 का 1 सितंबर से हमने और भी नए रिस्ट्रिक्शंस आते हुए देखे हैं। इसका मार्केट के लिए क्या इम्पैक्ट है, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर देर रात कल 5% की गिरावट के बाद अब क्रूड ऑयल प्राइसेस 9 मंथ के लोज पर कारोबार कर रहे हैं। यहां से आगे का ट्रेंड क्या रह सकता है, इस पर भी करेंगे बात। इन सब के लिए हमारे साथ हैं IMD में पुणे के हेड ऑफ क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज KS वसालिकर, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, साथ ही GJPC के ED सब्यसाची रे जुड़ेंगे हमारे साथ, एंड HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता भी होंगे। शुरुआत लेकिन यहाँ पर मॉनसून्स के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लेकर असमंजस है। मिस्टर वसालिकर, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो ओवरऑल मॉनसून का ही जायजा लेना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में सितंबर में अभी भी कई एरियाज में ऑरेंज एंड रेड अलर्ट्स हैं। 8% अबव नॉर्मल अब तक का मॉनसून है। एज ऑफ नाउ की स्थिति कैसी है? जो नमस्कार को, और जो देश में जो स्थिति है अभी, वो जैसे आपने बताया तो पूरे देश में मानसून जो तकरीबन 108% के आंकड़ों पर स्थित है। और जो है सितंबर के लिए, उसमें हमने ये कहा है कि सितंबर में जो सितंबर का एवरेज है उसके 109% से अधिक बरसात होने की पूरे देश में संभावना है। लेकिन साथ ही साथ कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसे है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, बिहार, पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर अभी भी जो है वर्षा जो है वो बिलो नॉर्मल चल रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये भी आंकड़े जो है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरी चिंता यहाँ पर ला नीना को लेकर है। जो एक्सपेक्टेशन थी कि हम सेकेंड हाफ ऑफ मॉनसून में आता हुआ देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ भी न्यूट्रल है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। जी, जो पूर्वानुमान पहले दिया था ग्लोबल, जो IMD ने जो फोरकास्ट दिया था रिलेटिंग टू ला नीना, हमने ये कहा था कि मानसून के जो सेकंड हाफ में जो है ये इमर्ज हो सकता है। लेकिन अब ये जो का जो MMCFS फोरकास्ट है मानसून मिशन वाला, ये सभी आंकड़े यही बता रहे हैं कि ला नीना इज लाइकली टू इमर्ज लेट, मतलब थोड़े देर से आने की संभावना है सितंबर या सितंबर के बाद। और इसकी जो परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी तकरीबन 66% सितंबर टू नवंबर के महीने में वो इमर्ज होने की संभावना है। ओके, तो इसका कितना इम्पैक्ट रह सकता है, क्योंकि मॉनसून ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो चुकेगा। अगर ला नीना यहाँ पर डेवलप होता है सितंबर नवंबर के बीच में, तो इसका विंटर रेंज के लिहाज से और आगे के मौसम पे क्या इम्पैक्ट रह सकता है? इसमें दो मुद्दे हैं, क्योंकि अब ये सितंबर के बाद इमर्ज हो रहा है तो मानसून के ऊपर इसका प्रभाव जो है वो नहीं होने की संभावना बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि कई बार जो है मानसून का जो विड्रॉल है वो तकरीबन अक्टूबर के साथ साथ चलता है, और उसके विड्रॉल और नॉर्थ ईस्ट मानसून के आने की तारीख तकरीबन एक है। अगर ला नीना अगर आया तो कुछ जगह पे बरसात का प्रभाव हो सकता है। लेकिन जो आंकड़े ला नीना और नॉर्थ ईस्ट मानसून के, वो जो है वो उनका नेगेटिव रिलेशन है, मतलब वो ज्यादा ला नीना को सपोर्ट नहीं करते नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके, एक फाइनल सवाल मिस्टर वसालिकर, और ये आगे जाकर मॉनसून के बारे में है। जैसे आपने हमें कहा कि सितंबर में 9% अबव नॉर्मल हम मॉनसून यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये खुशी की बात है, क्योंकि इस बार बम्पर क्रॉप होने की उम्मीद भी है। लेकिन जिस तरह की एक्सेस रेनफॉल हमने कई एरियाज में आते हुए देखी है, स्पेशली गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे एरियाज में, तो आगे जाकर किस तरह की इमीडिएट वार्निंग्स हैं? जो फोरकास्ट दिया उसमें हमने ये कहा है कि पूरे देश में जो है वो तकरीबन बरसात जो है वो अबव नॉर्मल रहेगी। लेकिन कुछ हिस्से, मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और कुछ ईस्टर्न बिहार के हिस्से और कुछ तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो कुछ जगह नॉर्मल होने की संभावना है। खास करके राजस्थान, गुजरात की ओर हमने प्रोबेबिलिटी जो है भारी, मतलब अबव नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा है। तो ये चलते हुए हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी गुजरात और राजस्थान के जो हिस्से हैं, यहाँ पे तकरीबन
रेनफॉल अधिक हो चुके हैं अपने औसत से। तो ये जो इलाके है इसके ऊपर हमें आने वाले जो सितंबर महीना है इसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की, और जो सिस्टम बनेंगे उसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। पॉइंट टेकन। मिस्टर सालीकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली दो तीन बातें यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आई हैं कि आने वाले कुछ समय में राजस्थान गुजरात की जो चिंताएं हैं वो शायद बरकरार रह सकती हैं, क्योंकि अबव नॉर्मल मानसून की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है। दूसरी बात ये कि ओवरऑल कंट्री में सितंबर 9% अबव नॉर्मल रह सकता है मानसून के तरीके से। और तीसरी बात ये कि मानसून इस बार जो उसका विड्रॉल है वो डिले हो सकता है। यूजली ये सितंबर एंड में देखा जाता है, लेकिन इस बार अक्टूबर में भी यहाँ पर बारिश की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ला नीना का जो सेट इन है वो सितंबर से नवंबर के बीच में है। तो क्लियरली एग्रीकल्चर और फसलों का इसके ऊपर ध्यान रहेगा। वेल, ये तो बात हुई मॉनसून की, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर सोने, चांदी, डायमंड की कर लेते हैं। हमारे साथ जीजेपीसी के ईडी सब्यसाची रे हैं। सब्यसाची, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और सबसे पहले यहाँ पर सोने की ही बात कर लेते हैं। जिस तरह की उठापटक है, ग्लोबल क्यूज हैं, आप कैसे देख रहे हैं प्राइस मूवमेंट? देखिए मनीषा, आपको पहले शुक्रिया है। ये जो सोने का जो वोलेटिलिटी है, हम लोग क्या बोलते हैं, आप भी अभी बोल रहे थे कि वोलेटिलिटी इज अफेक्टिंग द डिमांड। जो डिमांड जो अफेक्ट हो रहा है वोलेटिलिटी के लिए, सोना बढ़े या सोना घटे, वो स्टेबिलाईज हो जाए एक प्राइस पे, तो हमारा डिमांड में कोई असर नहीं आता है। बट अभी जो वोलेटिलिटी है, ये वोलेटिलिटी के लिए डिमांड, क्योंकि वोलेटिलिटी किसके साथ जुड़ा हुआ है, दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है होल वर्ल्ड में, जो दो वॉर चल रहे हैं अभी, तो इसके साथ वोलेटिलिटी कनेक्टेड है। तो उसी के लिए ये जितना वो वॉर्स का जो सिनेरियो है जितना अनसर्टेन होगा, उतना ही गोल्ड प्राइस का अनसर्टेनिटी बढ़ते जाएगा। तो अभी तो ऐसा दिख रहा है कि लेट्स से इट विल डिपेंड अपॉन, लेट्स से आई विल टेल यू, लेट्स से जो इजराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो हम लोग सुन रहे हैं कि कोई ट्रूस होने का संभावना है, वो ट्रूस होगा, या हमारा जो ये जो और एक जो वॉर चल रहा है उसमें भी ट्रूस होगा। ट्रूस जब होगा तब सोने का प्राइस में स्टेबिलिटी आ सकता है। जब तक नहीं होता है, जब तक ये अनसर्टेनिटी है, ये वोलेटिलिटी रहेगा, और वो वोलेटिलिटी के साथ डिमांड जो है उसको असर रहेगा। अगर जिस तरह के नंबर्स IIGS में निकलते हुए नजर आए काफ़ी पॉजिटिव थे, लेकिन बाजार को लगता है कि सितंबर जो हांगकांग एग्जीबिशन है वहाँ शायद बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं होंगे। देखिए, दो जो आप IIGS और हांगकांग के साथ तुलना नहीं होते, क्योंकि IIGS प्राइमरीली गोल्ड ज्वेलरी के एग्जीबिशन है, और हांगकांग जो है प्राइमरीली डायमंड्स और डायमंड ज्वेलरी का होते हैं। तो गोल्ड ज्वेलरी के एग्जीबिशन है, जो पहले हमारे चेयरमैन साहब ने जो इनिशियल रिजल्ट देख के जो 1 लाख करोड़ बोला था, तो हमारा जो हम लोग जो रिसर्च एजेंसी जो रिसर्च किया है, कल ही हमारे पास फिगर आए हैं, तो 96,000 करोड़ का बिजनेस और ऑर्डर्स जो जनरेट हुआ है एग्जीबिटर का, वो दिखा रहा है। तो अभी तो एकदम it is proven that the business or the order position of all our exhibitors will be very good. ये सब जो है इंडियन मार्केट और जो मिडिल ईस्ट मार्केट, इसको देख के। बट हांगकांग का जो एग्जीबिशन है वो प्राइमरीली जो डायमंड ज्वेलरी मार्केट है, डायमंड ज्वेलरी मार्केट चाइना है और यूएस है, उसके ऊपर देख के, या फार ईस्ट का मार्केट देख के होते हैं। तो उधर पर यूएस का जो जुलाई का फिगर जो रिटेल का आया है डायमंड्स का, वो बहुत अच्छा आया है खाली। बट हाउएवर जो हम लोग का समझ में है कि यूएस बायर्स हांगकांग में थोड़ा आना कम हो गया, लेकिन चाइनीज डिमांड अभी भी हम लोग कोई असर नहीं पड़ा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम ले रहे हैं नेक्स्ट ईयर तक, बट जब तक वो डिमांड अप नहीं होगा, हांगकांग का फिगर अच्छा नहीं आएंगे। तो वो डायमंड ज्वेलरी का उधर ये हाल है। हाउएवर इंडियन मार्केट जो आप बोलेंगे डायमंड ज्वेलरी का, आप हाल ही में सुना है De Beers दुनिया का सबसे बड़ा जो माइनिंग कंपनी है, वो कोई इधर का सबसे बड़ा रिटेलर जो है, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया है डायमंड ज्वेलरी का, दोनों में मिलके जो सेल करने का जो वायदा लिया है। तो वो एक पॉजिटिव साइन है कि रिटेलर का जो पॉजिटिविटी है डायमंड के ऊपर, हम लोग का लग रहा है वो फिर लौट के आ गया। अमेरिका में जो सिनेरियो देख रहा है, या De Beers का रिसेंट जो एग्रीमेंट आप देखा है, तो डायमंड ज्वेलरी का जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी फिर लौट के आ रहा है, ये हमारा ये दिख रहा है। ऑल्सो जो G7 ने जो एक्सटेंड किया है हाफ कैरेट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस 1 सितंबर से, उसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है आगे जाते हुए? देखिए मनीषा जी, आप भी हमारा एग्जीबिशन में था जब पीयूष गोयल किसी के साथ बात हो रहा था, तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो बहुत कड़ी रूप लिया है इनको लेके। और वो जो G7 के साथ जो डिस्कशन है,
उन्होंने क्या बोला कि हमारा इधर डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, तो उसी का जो फलस्वरूप हम लोग देखा है कि यूएस जो है वो ग्रैंडफादरिंग ऑफ डायमंड्स एक्सेप्ट कर लिया। ग्रैंडफादरिंग मतलब जो आपका स्टॉक में जो डायमंड है उसके लिए डिक्लेरेशन नहीं लगेंगे, और डायमंड ज्वेलरी के लिए भी डिक्लेरेशन नहीं रहेंगे। ये दो चीज जो प्राइम जो चीज है वो लोग एक्सेप्ट कर लिया है। और वो जो सनराइज पीरियड जो था कि इतना दिन तक खाली पेपर डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा, उसके लिए मशीन के थ्रू आपको स्कैनिंग नहीं करना पड़ेगा, वो सितंबर 1 से लागू होने का बात थी। अभी वो 1 मार्च तक वो लोग एक्सटेंड कर दिया गया है। ये जो 2-3 जो चीज हुआ है बहुत अहम हुआ है हमारा सेक्टर के लिए। अभी जो सेक्टर का जो डायमंड सेक्टर का जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था, उसके लिए बहुत राहत मिल जाएगा उसके लिए, वो बाहर आने के लिए, ये हम बोल सकते हैं। और थैंक्स टू द गवर्नमेंट फॉर दिस। सब्यसाची जी, एक और व्यू यहाँ पर मैं एक रैपनेट इंडेक्स देख रही थी और उसके हिसाब से अगस्त में भी डायमंड के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। ऑफ कोर्स जिस तरह की गिरावट हमने पिछले कई महीनों में आते हुए देखी है, उसकी जो पेस है वो अगस्त में कम होती हुई नजर आई है। काफ़ी सारे स्टेप्स इंडियन मार्केट्स में लिए गए हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हैं, काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स भी हैं। हमने देखा था कि अगस्त में काफ़ी जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग डायमंड कंपनीज हैं जिन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बंद कर दी थी। आप कहेंगे अब वो पीरियड है कि ये जो फॉल डायमंड में देखने को मिला, चाहे B2B में ही था, वो अब थमता हुआ दिखेगा? हाँ, एक चीज मनीषा, इसमें जो आपको जो दिख रहा है, जो आप बोल रहे हैं ना कि मैन्युफैक्चरर, लेकिन हमारा सूरत में हम लोग जो देखा है, जो हम लोग जब उधर पर जो सर्वे किया है डायमंड का, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे कैटेगरीज है, एक कैटेगरी नहीं है डायमंड का। जो जितना कैटेगरी है, स्मॉल डायमंड्स है, लार्जर डायमंड्स है, देन उनका VVS है, SI है। कुछ डायमंड कैटेगरी में डिमांड बरकरार है, तो वो फैक्ट्रीज में इनफैक्ट वो जो लीव था वो लीव कैंसिल कर दिया। और कुछ फैक्ट्रीज में, कुछ ग्रेड्स में थोड़ा सा डिमांड कम है, उसी के लिए ऑफकोर्स जो आप बोल रहे हैं उसका थोड़ा असर दिख रहा है। तो ये दो जो है मिक्स सिग्नल्स है। और जैसे हम बोला कि यूएस में ऑलरेडी डिमांड आना चालू हो गया है, हमारा ऐसे जो हम लोग पहले भी हम लोग बोला था, ये ईयर के एंड तक और मे बी मार्च तक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और उसके बाद डिमांड जो लौट के आने का बात है वो 100% है। और आप भी बोला है कि जो गिरावट है, वो गिरावट जो अरेस्ट हुआ है दैट ये लग रहा है। और आप लोग को हम लोग कंटिन्यूसली बोला है, ये आंकड़े भी दिखाते हैं कि जब हमारा आफ्टर कोविड जब डिमांड एकदम सडनली स्पार्ट हुआ था, जब बहुत वृद्धि हुआ था, तब हमारा प्राइस एकदम 30% डायमंड का अप हो गया था। ये आप लोग देख सकते हैं आंकड़े से। वो जो प्राइस जो एकदम बोले नॉर्मलाइजेशन है, वो इसका असर है। तो हम लोग का है कि अभी तक वो प्राइस का डाउन नहीं गया है डायमंड का प्राइस, ये हमारा लग रहा है। तो देखते हैं कि आगे जाके, तो ये आप जो बोला है, हमारा भी लग रहा है कि ये जो फॉल था वो अरेस्ट हो गया है। फायर पॉइंट। सब्यसाची, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और सोने से, डायमंड से, इंटरनेशनल मार्केट, सभी चीज़ों पर कॉन्वर्सेशन भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस की। 9 महीने के लोज पर वो कारोबार है, कैसे जा सकते हैं आगे प्राइसेस, बताएंगे आपको। स्वागत है। और हमारे साथ अब एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र त्रिंजा जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, आपसे रिसेंटली बात हुई थी और आपने कहा था वीकनेस कच्चे तेल में आ सकती है, लेकिन ओवरनाइट की 5% की गिरावट तो शायद आपने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। नहीं, खैर आपने सही कहा, इतना तो नहीं था, लेकिन ये लग रहा था जो जिस हिसाब से चल रहा है सारा कुछ कि ये $70 पे ब्रेंट, $70 की दिशा में जो है वो फिसल रहा है। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि ओपेक की दुविधा इस समय ये है, ओपेक और जो बड़े एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, खासतौर से सऊदी अरब वगैरह, उनकी दुविधा ये है कि एक तरफ तो ये चाहते हैं कि कीमतें जो हैं वो ऊपर जाएं, और दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि डिमांड भी बढ़े, क्योंकि डिमांड बढ़ना भी उनके लिए बहुत आवश्यक है। कि डिमांड नहीं बढ़ती है तो वो परेशानी में आ जाते हैं, लेकिन कीमतें नीचे जाए ये भी उनको परेशानी दे रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है इस दुविधा का हल क्या है। इसीलिए आप देख रहे हैं अभी तक उन्होंने इंटरवीन नहीं किया और ऑफिशियली कोई वक्तव्य भी नहीं दिया। नहीं तो ओपेक तो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है अगर कीमतें इतनी तेजी से नीचे जाएं। अगर आप डेटा उठा करके देखते हैं तो ओपेक को उम्मीद थी कि भाई अभी तक जितने भी महीने गुजरे हैं इस साल के, उनको उम्मीद थी कम से कम 24-25 लाख बैरल प्रतिदिन की जो है डिमांड में बढ़ोतरी होगी विश्व भर में। लेकिन अगर अब डेटा निकल के आ रहा है तो वो तो 12.5 लाख ही हुई है, मतलब 50% हुई है। तो डिमांड उनके लिए एक बहुत चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ जो कीमत है जिस हिसाब से नीचे, ये भी चिंता का विषय है। वो चाहते हैं $80 पे अगर पहुंच जाए तो कुछ होगा, लेकिन अभी ओपेक में परेशानी और दुविधा भी अंदर लगातार बातचीत सब में हो रही है। और कहीं ना कहीं सुझाव ये निकल के आ रहा है
वो इंटरवीन करें, जो प्रोडक्शन की उनकी बात थी कि भाई हम उसमें कुछ तब्दीली लाएंगे, क्या उसको रोल बैक आपको करें। लगता है नरेंद्र जी की कुछ इंटरवेंशन यहाँ पर ओपेक की तरफ से आएगी? और दूसरा, अब आपको यहाँ से प्राइसेस कहाँ जाते हुए लगते हैं? आपको लगता है कि जो फॉल है सडन वो हो चुका, चाहे वो लिबिया की वजह से था, वीक चाइना डेटा की वजह से था, या आपको लगता है कि कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, पहली ओपेक इंटरवीन करेगी, वो जरूरी नहीं है कि वक्तव्य दे या जो है वो सामने से इंटरवीन करे। कई दफा ओपेक बहुत माहिर है, काफी बड़ी कलाकार है, वो पीछे से बिना दिखे भी इंटरवीन करती है। दूसरी बात, जहां तक आपने बात करी कीमतों की, मुझे लगता है कि फिलहाल मार्केट सेंटीमेंट जो है डिमांड पर चल रहा है। जियोपॉलिटिकल कोई बहुत बड़ा ट्रिगर ऐसा नजर नहीं आता, बाकी जो है वो फैक्टर इन हो चुका है। तो कीमतें $70 पर अगर ब्रांड पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन वहाँ टिकने नहीं देगा। ओपेक है और जो बड़े निर्यातक हैं वो उसको वहाँ टिकने नहीं देंगे। उनकी कोशिश होगी 80 पे वापस लाएं। 80 पे आना आज के हालात में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम 75, 76, 80 के बीच को लेके चलते हैं, थोड़ा मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म आने वाले 2-3 महीने में, तो लगता है हम सेफ प्ले कर रहे हैं। ऑल राइट, तनुजा जी बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। तो क्लियरली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि एक तो ओपेक की तरफ से इंटरवेंशन आप एक्सपेक्ट करें, और दूसरा ब्रेंट 70 तक जा सकता है लेकिन टिकेगा नहीं। अनुज, आप कैसे देखते हैं क्रूड प्राइसेस को, और यहाँ पर अब क्या करने की राय? मनोज जी गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से पॉलिटिकल हम लीबिया में देख रहे हैं, उसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं और सप्लाईज बढ़ेंगी तो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर रहेगा। कल हमने 5% का गिरावट आते हुए देखा। इनफैक्ट अब देखें तो WTI $70 के नीचे है, ब्रेंट 75 के नीचे है। हमें लगता है कि अभी और गिरावट आ सकते हैं। इनफैक्ट MCX में भी भाव अब 6000 के नीचे आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि अभी सेंटीमेंट डाउन रहेगा और नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि WTI अगेन $65-67 तक के लेवल दिखा सकता है और ब्रेंट के अंदर $70 तक के लेवल आ सकते हैं। MCX में हमें लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 5920 में। स्टॉप लॉस 5980 का रहेगा। टारगेट 5825 तक देखा जा सकता है। तो 5800 के आसपास तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि MCX में देखे जा सकते हैं। अनुज, मेटल्स आप कैसे देखेंगे, क्योंकि अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर भी है। डॉलर इंडेक्स में तेजी है, बाजार को नॉन फार्म पेरोल डेटा का इंतजार तो है ही, लेकिन 1 से 3% तक की गिरावट इस हफ्ते में हम अक्रॉस मेटल्स भी देख चुके हैं। डेफिनेटली सभी मेटल्स में हमने गिरावट देखी। चाइना की तरफ से भी कोई खास सपोर्ट नहीं आ रहा है। कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि अब कॉपर के प्राइस जो 800 के ऊपर थे लास्ट मंथ, अब वो 800 के नीचे आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर भी सेंटीमेंट वीक है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो सभी बेस मेटल में गिरावट रही है, चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी कॉपर में और गिरावट एक्सपेक्ट देखने को मिल सकती है। तो कॉपर में करीबन 787 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि 775 तक के टारगेट कॉपर में देखे जा सकते हैं। और जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, बट अब कॉपर मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए टॉपिक के तौर पे देखने को मिल सकती है। अनुज, फाइनली एक व्यू आपसे एग्री कमोडिटीज पर भी लेना चाहेंगे। यहाँ पर क्या स्थिति है और यहाँ पर आपका टॉपिक क्या होगा? देखिए, एग्रीकल्चर कमोडिटी में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल से डिमांड देखने को मिली है। हालांकि हमने मसालों में और बाकी जो कॉटन में है वहां भी हमने एक रिकवरी आते हुए देखी। तो हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होगा। यहाँ पे डेफिनेटली ये है कि क्योंकि सोइंग डिले हो सकती है, मॉनसून अबव देख रहे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत अगर सोइंग डिले होती है तो फिर एक बाउंस बैक आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि एक रिकवरी हम मसालों में देख सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ रिकवरी के लिए मसालों का देखो आप, और साथ ही साथ यहाँ पर मेटल्स में कुछ और मुनाफा वसूली है। जहाँ तक कच्चा तेल है वहाँ पर टारगेट्स अनुज ने आपको दिए ही हैं। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।